हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ उस पर बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हो गया। कांग्रेस के विभाजन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी भूमिका में जाना होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस में दो खेमे बने और आखिरकार विवाद इतना गहराता चला गया कि सूरत के अधिवेशन में वो दो दलों में विभाजित हो गई। तो किस प्रकार से वो चीज़ें आई उस पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, यानी इसके पीछे के हम कारण देखेंगे, कौन कौन से कारण रहे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस में शुरुआत में जो नेता जुड़े वो नरम दल के नेता कहलाते हैं, यानी नरमपंथी विचारधारा के लोग। उनका कार्य करने का तरीका कुछ इस प्रकार से था कि वो सरकार के साथ मिल करके जुड़ करके उनकी प्रशंसा करके, यानी सरकार के शासन के अंतर्गत रह करके ही अपनी मांगों को मनवाने का तरीका संवैधानिक रूप से इस्तेमाल करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में, यानी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1905 तक लगभग 20 वर्षों का जो समय था उसमें नरमपंथी विचारधारा के नेताओं के द्वारा बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सका। तुलनात्मक रूप से जितना एफर्ट, जितनी कोशिशें कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी उसकी तुलना में अगर देखें तो उपलब्धियां नगण्य थी, उपलब्धियां बहुत कम थी। इस चीज से बहुत से लोग जो कांग्रेस में थे वो असंतुष्ट हो रहे थे और धीरे धीरे उसमें एक नई विचारधारा के लोगों का विकास हो रहा था, जिनको हम गर्मपंथी विचारधारा के लोग कहते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक का नाम उसमें आप लेते हैं, या लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ऐसे नेताओं का नाम उसके साथ जुड़ता है। हम नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों विचारधाराओं के लोगों के विषय में एक अलग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस अधिवेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो दोनों विचारधारा के लोग अलग अलग हो गए और कौन से तत्कालिक कारण बन गए जिनकी वजह से यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई। तो अगर हम इस चीज का कुछ पीछे से विश्लेषण करें तो सबसे पहले हम 1905 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में, देखिए हमको 1907 पे आना है। 1907 में ये विभाजन हो गया सूरत के अधिवेशन में। 1905 एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है भारत के इतिहास में, क्योंकि यहाँ पर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और उसी वर्ष ये कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था बनारस में। इसको बनारस अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले यहां पर अध्यक्ष थे, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण गोखले। उस समय तक अभी नरमपंथी विचारधारा के लोग ही अध्यक्ष बनते चले आ रहे थे और उन्हीं का वर्चस्व जो है कांग्रेस पे कायम था। लेकिन अंदर से बहुत से लोग अब गर्म विचारधारा के लोग बन चुके थे। जब 1905 में बंगाल का विभाजन घोषित किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उस समय माहौल बहुत गर्म हो गया और नरमपंथी विचारधारा के लोग और गर्मपंथी विचारधारा के लोगों में बंटवारा हो गया। वैचारिक रूप से उस आंदोलन को, जो स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन के नाम से आपने पढ़ा, जो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया, उसको संचालित करने की प्रक्रिया के स्वरूप को लेकर के इन दोनों धड़ों में मतभेद उत्पन्न हो गए। 1905 के अधिवेशन में क्या हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, यहां पर मुख्य रूप से दो काम किए गए। मुख्य रूप से इसमें दो काम हुए। एक तो बंगाल विभाजन की निंदा की गई, बंग भंग की निंदा। तो ये तो कोई कारण नहीं था मतभेद होने का। बंग भंग की निंदा दोनों खेमे के लोग कर रहे थे, चाहे वो गर्मपंथी हो चाहे नरमपंथी हो। दूसरा एक कार्य जो हुआ उससे जो है गर्म विचारधारा के लोग कांग्रेस से क्षुब्ध हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा काम यह था कि 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई। 1905 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आ रहे थे
तो सरकार चाहती थी कि कांग्रेस अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करे और प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करे, यानी स्वागत प्रस्ताव पारित करे। नरम दल के नेता तो हमेशा से ही स्वागत करते आ रहे थे। लॉर्ड कर्जन जो अत्यंत ही साम्राज्य विस्तारवादी एक वायसराय था, उसका भी स्वागत कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में किया था जब वो आने वाला था। तो उसी प्रकार से सरकार चाहती थी कांग्रेस से कि वो प्रिंस ऑफ वेल्स का एक स्वागत प्रस्ताव अपने अधिवेशन में पारित करें। तो नरम दल के नेता इस पे राजी हो गए। देखिए, बंगाल का विभाजन का माहौल देश में गर्म है और उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत प्रस्ताव को पारित करने की बात हो रही थी और 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में उसे पारित किया जाना था, जिसपे गर्मपंथी विचारधारा के लोग राजी नहीं थे। गर्मपंथी विचारधारा के लोग चाहते थे कि इस समय हमें सरकार का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन गर्मपंथी विचारधारा के लोगों का समर्थन लिए बिना ही गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में 1905 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वहां पे प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। यहां पे क्या किया गया? प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के स्वागत का प्रस्ताव पारित और यहां पर लिखेंगे गर्मपंथी विचारधारा के नेता असहमत, यानी गर्मपंथी नेता ये नहीं चाहते थे, फिर भी जो है ऐसा किया गया और इससे गर्मपंथी नेता जो है वो और ज्यादा कांग्रेस से असंतुष्ट हो चुके थे 1905 के अधिवेशन में। चलिए, ये बात हो गई। इसके बाद आपने देखा स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया और स्वदेशी मूवमेंट के लिए 1906 अगला जो अधिवेशन हुआ 1906 में दो चीजें हो रही हैं। एक तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है और 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन भी हो रहा है। दोनों साथ साथ ही हो रहे हैं दिसंबर के माह में। तो 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का अधिवेशन आपको भूमिका में देखना है किस प्रकार से दोनों लोगों की विचारधारा मंच पर आ गई। अभी ये सब अंदर अंदर की बात है कि नेता असंतुष्ट हैं, लेकिन खुल करके ये चीज 1907 में आएगी, बिल्कुल खुलेआम लड़ाई हो जाएगी इनकी। तो 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, कलकत्ता यानी बंगाल में, और बंगाल में ही ढाका में आप देख रहे थे दो चीजें हो रही। यहां पे हम रेफरेंस देंगे 1906 में क्या हो रहा था। 1906 में ढाका में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना। यह भी एक कांग्रेस की असफलता में गिनेंगे हम, क्योंकि कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ था यानी कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय एक उद्देश्य बनाया गया था कि कांग्रेस भारत में आपसी एकता को बनाए रखने का काम करेगी। लेकिन 1906 तक आते आते आप देख रहे हैं कि कुछ मुसलमान समूह मिल करके एक मुस्लिम लीग की अलग स्थापना कर लिए। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि 20 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जिसमें वर्चस्व रहा नरमपंथी नेताओं का, उन्होंने आपसी एकता को बनाए रखने में असफलता प्राप्त की है और कुछ मुसलमान असंतुष्ट हैं, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली है। ये एक परोक्ष रूप से ही सही, खुले रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से ही सही कांग्रेस पर एक आरोप तो है ही कि आखिर एकता क्यों नहीं बनाई रखी जा सकी, कैसे ये परिस्थितियां आ गई कि कुछ लोग जाके अलग अपनी पार्टी बना रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की। तो वो बात अलग हो रही है, उसको हम अलग मान के चलते हैं, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। यहां पर क्या हो रहा है, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ और यहां पर अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी
अब यहां पर आपको हमने पीछे भी बताया था कि जब बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन संचालित किया जा रहा था, बनारस के अधिवेशन में चूंकि नरमपंथी नेता थे तो गरमपंथी नेता कुछ अपने हिसाब का पारित नहीं करवा पाए, तो वो चाह रहे थे कि कलकत्ता अधिवेशन में कोई गरमपंथी नेता अध्यक्ष बने, लेकिन वहां भी जो है दादा भाई नौरोजी को आगे करके मामले को सुलझा लिया गया और फिर से नरमपंथी खेमे के व्यक्ति जो है वहां पर अध्यक्ष बन गए। खैर, दादा भाई नौरोजी का सभी लोग सम्मान करते थे, इसलिए इनको अध्यक्ष बना दिया गया और यहां पर कई चीजें पारित की गई। यहां पे स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया, स्वदेशी, स्वशासन, यहां पे सुशासन की बात भी की गई, यहां पे बहिष्कार की बात की गई और यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा की भी बात की गई, राष्ट्रीय शिक्षा। ये सभी जो है प्रस्ताव यहां पर पारित किए गए, लेकिन इन प्रस्तावों के स्वरूप को लेकर के नरमपंथी और गरमपंथी दोनों खेमे के लोग आपसी सहमति नहीं बना पा रहे थे, ना बहिष्कार के तरीके को लेकर के, ना स्वदेशी के तरीके को लेकर के। इसको आगे हम अभी डिस्कस करेंगे किस प्रकार से इनके विवाद थे आपस में। तो ये प्रस्ताव पारित किए गए और यहीं 1906 में एक और चीज की गई कि हर एक अधिवेशन में अगले अधिवेशन की जो सूचना है कहां पर होगा कहां नहीं होगा ये डिसाइड कर दिया जाता था। तो 1906 में अगला अधिवेशन कहां होगा ये डिसाइड किया गया। अगला अधिवेशन कहां होगा? नागपुर, नागपुर में होगा। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किस जगह को 1907 के अधिवेशन के लिए चुना गया था, तो यहां पर नागपुर को चुना गया था। अब देखिए, अगले अधिवेशन में गरमपंथी विचारधारा के लोगों ने पूरी तरीके से निश्चय कर लिया था कि अगला अध्यक्ष जो होगा वो हमारे खेमे से होगा, यानी गरमपंथी विचारधारा का व्यक्ति होगा। लेकिन ऐन वक्त पर 1907 में अधिवेशन होने से पहले फिरोज शाह मेहता ने नागपुर स्थान को कैंसिल करके सूरत को डिसाइड कर दिया। अब सूरत को इसलिए डिसाइड किया गया क्योंकि जो गरमपंथी दल के व्यक्ति थे, गरम मिजाज के लोग थे, उसमें प्रमुख व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक उस समय बहुत लोकप्रिय थे। बाल गंगाधर तिलक को सूरत मतलब अगले अधिवेशन नागपुर अधिवेशन का अध्यक्ष जो है बनना बिल्कुल तय हो रहा था कि इनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो नरमपंथी विचारधारा के लोगों ने सोचा कि अगर बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बन जाएंगे तो फिर जैसा वो चाह रहे हैं, जिस प्रकार से वो बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश स्तर पे ले जाना चाहते हैं पूर्ण बहिष्कार के रूप में, फिर वैसा ही हो जाएगा और हमारी कुछ भी नहीं चल पाएगी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष न बनने दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, ऐन वक्त पर नागपुर से हटा करके अधिवेशन जो है वो सूरत में कर दिया जाए। तो ऐसा एक पॉइंट आप नोट कर लें कि 1907 में नागपुर की जगह सूरत को स्थान घोषित कर दिया गया, स्थान घोषित कर दिया गया। और यह किसके द्वारा किया गया? फिरोज शाह मेहता। पूछा जाता है, फिरोज शाह पीटी में पूछा जाएगा, इसको नोट करें। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता के द्वारा ऐन वक्त पर जो है नागपुर की जगह सूरत को घोषित कर दिया गया। और सूरत बनाने के पीछे कारण ये था कि बाल गंगाधर तिलक उसी क्षेत्र के रहने वाले थे, महाराष्ट्र में सूरत क्षेत्र से, और कांग्रेस के संविधान में ऐसा दर्ज था कि कोई भी व्यक्ति जहां पे अधिवेशन हो रहा है वहां का व्यक्ति अध्यक्षता नहीं कर सकता है। तो वो बाल गंगाधर तिलक जी को अध्यक्ष न बनने देने के लिए अधिवेशन को ही सूरत उठा के ले गए। तो अगला अधिवेशन जो सूरत में हुआ वहां किस प्रकार से विवाद उत्पन्न हो गया उस पर हम बात करते हैं। दो कारण आपने देख लिए। पहला कारण 1905 के बनारस अधिवेशन में जो प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का स्वागत प्रस्ताव पारित किया गया, इससे गरमपंथी नेता असंतुष्ट थे। दूसरा,
कांग्रेस के अधिवेशन में एक तो उनके दल का अध्यक्ष नहीं बन पाया, दूसरी बात यहां पर जो स्वदेशी और बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए, इनको लेकर के भी कुछ मतभेद थे। वो मतभेद क्या थे वो 1907 में अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या इनमें परेशानियां थी दोनों लोगों को, इनके स्वरूप को लेकर के। और यहां पर जो तीसरा काम यह किया गया कि नागपुर की जगह सूरत कर दिया गया। इससे भी गरम दल खेमे के लोग बहुत असंतुष्ट हो गए, क्योंकि यहां पर वो जिस व्यक्ति को अपना नेता अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे वो संभावना खत्म हो गई, क्योंकि सूरत क्षेत्र से ही बाल गंगाधर तिलक थे और कांग्रेस के संविधान के अनुसार अब उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था। खैर 1907 का अधिवेशन का समय आता है, चलिए बात करते हैं। तो 1907 का अधिवेशन जो है वो सूरत में घटित हुआ। पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन याद रखिएगा, ये पहला विभाजन है, इसके बाद एक बार और होगा विभाजन। कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में। तो वहां पर अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे। तो 1907 सूरत, 1907 कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? सूरत में। सूरत में हुआ और इसके अध्यक्ष फिर जो है वो नरम दल के ही व्यक्ति थे, वो थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। अब यहां पर कई चीजों को लेकर के विवाद था, जैसा कि हमने बताया कि स्वदेशी और बहिष्कार को लेकर के विवाद था, वो खुल करके आ गया। क्या क्या हो रहा था देखिए, यहां पर दो दल हैं, दो विचारधारा के लोग हैं, एक है नरमपंथी और एक है गरमपंथी, यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। पीछे के दो तीन कारण तो आपने देख ही लिए, उनकी जो है बातें सब दिमाग में इनके भरी हुई थी। यहां पर क्या हुआ, यहां पर नरमपंथी जो नेता थे उनके विचार क्या थे आंदोलन को लेकर के? वो चाह रहे थे कि बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन ये बंगाल तक सीमित रहे, बंगाल तक सीमित, ऐसा चाहते थे। और जो बहिष्कार की बात थी, यानी वस्तुओं का बहिष्कार, उसके विषय में क्या चाहते थे? उसके विषय में चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक बात हो, सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। यहां पे शब्द बढ़ा दीजिए, केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी और किसी चीज का बहिष्कार नहीं चाह रहे थे, सिर्फ और सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चाह रहे थे। दो चीजें थी, यानी आंदोलन सिर्फ बंगाल में हो, वो चाह रहे थे कि विभाजन बंगाल का किया गया है तो आंदोलन में भी सिर्फ बंगाल के लोग शामिल हो, बंगाल तक ही यह सीमित रहे। और जो बहिष्कार की बात की जा रही है, इसमें केवल और केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, किसी भी प्रकार का और बहिष्कार जैसे नौकरी का बहिष्कार, शिक्षा का बहिष्कार इत्यादि चीजें ना की जाएं, सिर्फ कपड़े, वस्तुएं इत्यादि बहिष्कृत की जाएं। गरमपंथी विचारधारा के लोग इससे बिल्कुल उल्टा चाह रहे थे। ये आंदोलन को क्या चाह रहे थे कि ये आंदोलन बंगाल से बाहर तक भी जाए, बंगाल के बाहर राष्ट्रव्यापी हो, पूरे देश में इसको चलाया जाए, ऐसा चाह रहे थे। और बहिष्कार के विषय में इनका मत था कि यह पूर्ण बहिष्कार हो। बहिष्कार कैसा हो? पूर्ण बहिष्कार, यानी वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवाएं, यानी सरकारी जो सेवाएं हैं जैसे शिक्षा, नौकरी
इत्यादि का भी बहिष्कार किया जाए। तो ये दो प्रकार की विचारधाराएं थी आंदोलन को लेकर के, और इसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। झगड़ा ही कहा जाएगा, सिर्फ मतभेद नहीं, यहां मारपीट की नौबत आ गई, मारपीट की नौबत आ गई। मतभेद लिख लेंगे आप, मतभेद गहराता गया, इसको लिखना जरूरी है। मतभेद गहराता गया, मारपीट की नौबत आ गई। यानी कि झगड़ा इस प्रकार से होने लगा कि एक दूसरे के गले पकड़ने लगे, जूता चप्पल चलने लगे, हकीकत में जूता चप्पल चलने लगे। वहां पे एच वेनिसन उपस्थित थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसे दर्ज किया है, आप यहां पे नोट कर लें। एच वेनिसन, एच वेनिसन ने रिपोर्ट में लिखा है, रिपोर्ट में लिखा, क्या लिखा है उसको समझ लीजिए। सुरेंद्र नाथ, अभी इसको पूरा हम बता देंगे, सिर्फ आप शॉर्टकट में लिख लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और सभ्य भाषा में लिख लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता को किसी ने जूता मार दिया, किसी ने जूता मार दिया। ये समझने के लिए इतना आपको लिखना इसलिए आवश्यक है कि आप ये समझ लीजिए कि वहां पर किस स्तर का मारपीट हो गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हवा में अचानक कहीं से एक जूता आया, लाल रंग का जूता था, मराठी नुकीला जूता था, जिसका तल्ला जो है वो उधड़ा हुआ था, और वो आकर के सुरेंद्र नाथ बनर्जी के गाल पर लगा और वहां से उछल करके फिरोज शाह मेहता पे जाकर के लग गया। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि वहां पे लोग जूते चप्पल भी फेंकने लगे, मारपीट होने लगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नरम दल और गरम दल के नेताओं के बीच मतभेद जो है वो अपनी अति को पार कर गया। खैर, सम्मेलन आधे में ही रह गया, और इसको एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास का काला दिवस कहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये नोट करें आप, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने इसे क्या कहा है, इस घटना को कांग्रेस के इतिहास का काला दिवस, कांग्रेस के इतिहास का काला दिवस कहा है। इससे शर्मनाक घटना जो है किसी सम्मेलन में नहीं हो सकती थी। ऐसा 1907 के अधिवेशन में घटित हुआ, और कांग्रेस जो है वो दो धड़ों में विभाजित हो गई। अब देखिए यहां पर क्या सिनेरियो बन के आया, परिणाम क्या हुआ, परिणाम भी आप लिख लें शॉर्टकट में। परिणाम कांग्रेस का क्या हुआ, नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। दो दल बन गए यहां पे, नरम दल और गरम दल। किसमें कौन से नेता थे, क्या कार्यप्रणाली थी, इसको हम पूरा एक एक चैप्टर में डिस्कस भी कर चुके हैं, उनकी विचारधारा क्या कैसी रही थी। तो इस प्रकार के दो विभाजन हो गए। अब देश में क्या सिनेरियो बन गया है उस पे जरा देखें, समझे इस चीज को कि यहां से अंग्रेजों की नीति में क्या परिवर्तन आया। अंग्रेजी सत्ता खुलेआम जो बांटो और राज करो की नीतियां थी उसको खुलेआम खेलना शुरू कर दिया यहीं से, क्योंकि जब आपके आपसी मतभेद गहरा जाते हैं और आप आपस में झगड़ा कर लेते हैं, तो तीसरी शक्ति जो स्वार्थी है, जो आपके ऊपर शासन करना चाहती है, वो मौके का फायदा जरूर उठाती है। और अंग्रेजी सत्ता ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आपस में झगड़े को और बढ़ाने के लिए उसने सांप्रदायिक कार्ड खेलने शुरू कर दिए। बांटो और राज करो को खुलेआम उसने चालू कर दिया। इसी विभाजन के बाद में आप देखेंगे किस प्रकार से मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए
उसने जो है पृथक निर्वाचक मंडल मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लेकर के वो आ गए और यहाँ से सांप्रदायिकता के ऐसे बीज बोए गए जिनका परिणाम भारत के विभाजन के रूप में दिखाई पड़ता है। अगर भारत के विभाजन का मेन जिम्मेदार व्यक्ति ढूंढा जाए तो लॉर्ड मिंटो बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभाते नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने ही ऐसा कार्ड खेला जो आगे चल करके हिंदू और मुसलमान के बीच में एक बहुत गहरी खाई का निर्माण उन्होंने अपने कार्यकाल में कर दिया था। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी यहां विभाजन को पूरा करते हैं, क्या हुआ आगे। तो यहां पर विभाजन हो गया। अब सिचुएशन भारत की देखिए क्या आ गई यहां पे। अब भारत में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस में दो खेमे बन चुके हैं। एक आ गया नरम दल और एक आ गया गरम दल। एक दूसरा जो पार्टी, एक दूसरा खेमा बन के आया वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रूप में हम जानते हैं। 1906 में इसका गठन हुआ। 1907 में ये सिचुएशन आ गई। देखिए किस प्रकार से अंग्रेजी सत्ता के लिए बहुत अच्छा अवसर था। लोहा गर्म है और चोट कर दी जाए, यानी 3 टुकड़ों में देश बटा हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक रूप से 3 टुकड़ों में देश बटा हुआ नजर आ रहा है और सरकार का यहां पे प्रहार होता है। सरकार का वार कई रूपों में है। एक तो बांटो और राज करो, बांटो और राज करो का खेल खुलेआम शुरू हो गया। यानी अब उनकी नीतियों में स्पष्ट जो है दिखाई पड़ने लगा कि वो हमको धार्मिक रूप से संप्रदाय के रूप में बांटना चाहते हैं, जो आपको मार्ले मिंटो सुधार में दिखाई पड़ेगा। और उन्होंने यहां पे तत्काल रूप से समझौता, दमन और उन्मूलन की नीति अपनाई। इसमें इन्होंने क्या किया? समझौता किया। सबसे पहले इन्होंने समझौता किया जो नरमपंथी नेता थे, यानी इन्होंने 2 लोगों के साथ समझौता किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ किया, नरम दल, नरमपंथी नेता, इनके साथ इन्होंने समझौता कर लिया, यानी उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया। और ये प्रयास आपको दिखाई पड़ेगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 जो भारत परिषद अधिनियम आया उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि किस प्रकार से उन्होंने नरमपंथी नेताओं को और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अपनी तरफ मिलाने की पूरी कोशिशें की हैं। उसके बाद इन्होंने दमन किया। जितने भी गर्मपंथी नेता थे उनका दमन किया। गर्मपंथी नेता उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद इन्होंने उन्मूलन की नीति अपनाई कि सभी को हम रास्ते से हटा देंगे, सभी का उन्मूलन करने का प्रयास। यानी कि इस पहले झगड़े का फायदा उठा करके एक तरफ के लोगों को मिलाया, दूसरे तरफ के लोगों को जेल में डाला और फिर उन्मूलन का प्रयोग करके सभी आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया। तो यहां पर देखिए परिणाम क्या निकल के आए। एक तो ये परिणाम निकल के आया। स्वदेशी आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा वो तो आपने देख ही लिया था पिछली क्लास में कि स्वदेशी आंदोलन इस विभाजन के बाद 1907 के बाद में 1908 में स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन समाप्त हो गया। बहिष्कार आंदोलन खत्म हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि ये नेतृत्व विहीन हो गया। यहां पे गर्मपंथी नेताओं के साथ क्या किया गया हम पीछे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अरविंद घोष को जेल में डाल दिया गया। एक बम कांड में उनको दोषी करार दे करके अरविंद घोष को अलीपुर बम कांड में दोषी करार दे करके उनको जेल में डाल दिया गया। और वहां पर बिपिन चंद्र पाल को गवाही के लिए बुलाया गया कि साक्ष्य पेश करिए आकर के, लेकिन बिपिन चंद्र पाल ने इनकार कर दिया। तो कोर्ट के द्वारा मानहानि का उनके ऊपर केस दर्ज करके उनको भी 6 माह के लिए जेल में डाल दिया गया। इस बार पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको अलीपुर बम कांड था उसमें दोषी करार दिया गया उससे साजिश में, और
उनको जेल में डाल दिया गया और उसी के लिए साक्ष्य देने के लिए बिपिन चंद्र पाल को भी बुलाया गया गवाही के लिए। बिपिन चंद्र पाल ने जब इनकार कर दिया गया तो कोर्ट की अवमानना का केस लगा करके 6 महीने के लिए बिपिन चंद्र पाल को भी जेल में डाल दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में अपनी पत्रिका थी केसरी, उसमें जो है कई केसों के खिलाफ इन्होंने लिखा था, उसको आधार बना करके इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला करके इनको भी बर्मा की मांडले जेल में बंद कर दिया गया 1908 में। बर्मा की मांडले जेल में इन्होंने जो है गीता रहस्य नामक एक पुस्तक की रचना की, उसको भी हम पढ़ेंगे जब हम बाल गंगाधर तिलक के विषय में विस्तार में पढ़ेंगे होम रूल लीग आंदोलन में, तब हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल रास्ते से हट गए। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह मिलकर के पंजाब और यूपी के क्षेत्र में किसानों के साथ मिलकर के आंदोलन चला रहे थे, उनको भी 1907 में वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर बिना मुकदमा चलाए ही उनको भी जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार आपने देखा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिनको हम लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं, तीनों लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया। बचे अरविंद घोष को भी जेल में डाल दिया। इस प्रकार से उग्रवादी जो उग्रपंथी विचारधारा के नेता थे उन सबको इन्होंने दमन के तहत जेल में पहुंचा दिया। समझौता किसके साथ किया, यानी उनको संतुष्ट करने की कोशिश किसके साथ की, वो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और नरमपंथी नेता। इनको जो है एक संवैधानिक तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। और आप देखेंगे कि एक चैप्टर हम पढ़ेंगे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया। मार्ले मिंटो सुधार, इस पे पूरा चैप्टर होगा आपका एक, लाया गया। इसमें क्या किया गया, देखिए इसमें नरमपंथी नेताओं को संतुष्ट किया गया कि जो है गवर्नर की परिषद में हम भारतीय सदस्य को रखेंगे, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को रखेंगे। मोटी मोटी 2-3 बातें आप जान लीजिए, बाकी डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। तो और कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए पहला, जैसे मिंटो ने वादा किया था, पृथक निर्वाचक मंडल का मामला जो था उसको मान करके पृथक निर्वाचक मंडल भी इसी सुधार में इनको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, इनको जेल में डाल दिया गया और जब इनमें फूट पड़ गई तो फिर सभी को रास्ते से हटाने का काम किया। सरकार ने सबको उन्मूलित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में घटित होता है। आप ये सभी बिंदु नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में जब हम मार्ले मिंटो सुधार 1909 को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद जो दिल्ली दरबार यहाँ पर लगाया गया उसकी चर्चा करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।